हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा सालवी योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 7, जिसमें हम यू बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, राइट। फिर हम इससे पहले की बात करें तो हमने देखा है कि जो यू बैक्टीरिया है उसका सेल स्ट्रक्चर देख लिया, राइट। सेल स्ट्रक्चर के बाद में हमने उसका न्यूट्रिशन भी देख लिया, है ना। तो आज हम देखेंगे रेस्पिरेशन कैसा होता है यू बैक्टीरिया में, और साथ के साथ रिप्रोडक्शन भी हम देखेंगे। रेस्पिरेशन की हम यदि बात करें बच्चों, तो रेस्पिरेशन क्या है, डेफिनेशन समझें हम। रेस्पिरेशन यानी कि जब breakdown of complex molecule into simpler molecule and release energy, राइट। और इससे पहले हम बात करें रेस्पिरेशन जो है उसके टाइप की बात करें बच्चों, तो एक तो होगा प्रेजेंस इन ऑक्सीजन, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड अनदर वन इज विदाउट ऑक्सीजन, राइट। यदि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो वो कैसे कहलाएंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। विदाउट ऑक्सीजन है तो हम कहेंगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी क्या होगा, फर्दर 2 टाइप से डिवाइडेड है। एक होंगे ऑब्लिगेट एरोबिक, एक होगा फैकल्टेटिव एनारोबिक। इसके अंदर भी ऐसे ही होगा, ये भी सब डिवाइडेड है। ये होगा ऑब्लिगेट एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव एरोबिक। जिस तरीके से हमने न्यूट्रिशन देखा था बच्चों, ठीक है, न्यूट्रिशन में भी हमने देखा था सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक में हमने लिखा था ऑब्लिगेट सैप्रोफिटिक एंड फैकल्टेटिव पैरासिटिक। फिर पैरासाइट्स में हमने लिखा था ऑब्लिगेट पैरासाइट बट फैकल्टेटिव सैप्रोफिटिक। समझ में आ रही थी, मतलब वो है पैरासिटिक, लेकिन यदि पैरासिटिक कंडीशन नहीं होगी तो वो सैप्रोफिटिक की तरह एक्ट करेंगे। वैसे ही वो है सैप्रोफिटिक, लेकिन सैप्रोफिटिक कंडीशन नहीं होगी तो वो पैरासिटिक जैसे क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। सेम यहां पर भी यही कंडीशन है बच्चों, बहुत ही गहराई से हमें समझना होगा। रेस्पिरेशन यदि O2 की प्रेजेंस में है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा, राइट। अब ऑब्लिगेट एरोबिक है, मतलब इनको रेस्पिरेशन करने के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी ही होगी, राइट। यहां पर रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन मस्ट है, ठीक है, लिख दूं यहां पे O2 इज मस्ट। फैकल्टेटिव एनारोबिक यानी कि यदि ऑक्सीजन नहीं है तो, इन केस ऑक्सीजन नहीं है तो क्या कर रहे हैं, ये है तो एरोबिक लेकिन ये सरवाइव कर लेंगे, तो हम लिख देंगे absence in oxygen they can survive, they can
सर्वाइव, ऑक्सीजन नहीं है तो भी सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन है कैसे ये एरोबिक, लेकिन फिर भी ये क्या है फैकल्टेटिव एनारोब्स हो सकते हैं जब ऑक्सीजन ना हो। यदि हम बात करें एनारोबिक्स में कैसे हैं ऑब्लिगेट एनारोबिक्स, भैया इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे रहेंगे, जब ऑक्सीजन नहीं होगी तभी ये अपना काम करेंगे, राइट। लेकिन फैकल्टेटिव एरोबिक्स ऑक्सीजन के बिना ही रहते हैं, लेकिन यदि ऑक्सीजन है तो भी ये सर्वाइव कर जाएंगे, राइट। इज दैट क्लियर? आ जाओ अपने टॉपिक पे। रेस्पिरेशन बैक्टीरिया आर टू टाइप्स, एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया में क्या है, बैक्टीरिया आर दैट कैन ग्रो एंड लिव व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तभी। दीज आर ऑल्सो टू टाइप्स, ऑब्लिगेट एरोबिक्स, कंप्लीटली एरोबिक, मतलब जो बिल्कुल ही एरोबिक है, O2 चाहिए ही चाहिए। ऑब्लिगेट एरोबिक्स आर डाई इन द एब्सेंस ऑफ O2, जैसे एजिटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर क्या है, ऑब्लिगेट एरोबिक है। फैकल्टेटिव एनारोबिक नॉर्मली एरोबिक है, लेकिन ये सर्वाइव कर सकते हैं एब्सेंस ऑफ O2। एग्जाम्पल एसिटोबैक्टर एसिटाई एंड सीडोमोनास, ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटाई एंड सीडोमोनास एग्जाम्पल बहुत अच्छे से देखना है बच्चों। एनारोबिक बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एंड ग्रो वेयर देयर इज नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इजीली रहेंगे। ये भी फर्दर टू टाइप्स के हैं, ऑब्लिगेट एनारोबिक, कंप्लीटली एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया। यहां पर दे डू नॉट हैव कैपेसिटी टू एरोबिक रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, कौन सा, टिफिन लंच बॉक्स वाला, जैसे ही तुमने गर्म खाने को पैक किया फूड पॉइजनिंग करवाता है, याद आ गई। फैकल्टेटिव एरोबिक नॉर्मली एनारोबिक है, बट यदि इनके पास ऐसी कैपेसिटी है बच्चों कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन को शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस, कैसे, देखो आप दही जमाना चाहते हैं, लैक्टोबैसिलस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक आपने दूध को ल्यूक वार्म किया और एक दूध जो है ठंडा है, किसमें, और एक को आपने ढक दिया, ठीक है, और एक ओपन ही है। अब इसमें तुम दही डाल दिया पहले ही, कौन सा दही अच्छा जमेगा, कैसी कंडीशन है, फैकल्टेटिव एरोबिक है, फैकल्टेटिव एरोबिक यानी कि बाय नेचर कैसे है ये एनारोबिक है, एन एरोबिक है, यानी कि इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। यदि तुम ढक के दही जमाओगे तो ये जल्दी जमेगा बेटा, लेकिन यदि तुमने ढकना भूल गए दही को, मतलब दूध को ढकना भूल गए हो, तो भी ये जम तो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, फैकल्टेटिव एरोबिक। प्रेजेंस ऑफ O2 में भी ये क्या कर लेंगे, अपना रेस्पिरेशन कर लेंगे। इज दैट क्लियर? एनी डाउट हियर? नाउ वी आर कम टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों, यानी कि आपको याद हो तो अपन ग्रोथ की बात कर रहे थे, बैक्टीरिया में हमने ग्रोथ देखी थी और वो ही क्या था, सेल डिवीजन था। याद आ रही है प्रॉपर्टी, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर एक सिंगल सेल है जो डिवाइड कर रही है और टू आइडेंटिकल डॉटर बना रही है, राइट। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के दो मेथड्स हैं, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हम बेसिकली किसको पढ़ते हैं, बाइनरी फिजन को, और दूसरा बाइनरी फिजन कब होगा, बाइनरी फिजन तब होगा जब हम बोलेंगे कंडीशन उस बैक्टीरिया के लिए फेवर में है, तब वो इजीली रिप्रोड्यूस करेगा विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन। बट यदि कंडीशन फेवरेबल ना हो तो वो क्या करेगा, उस कंडीशन में बच्चों वो करेगा एंडोस्पोर, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन। अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन, और यदि फेवरेबल कंडीशन होगी तो बाइनरी फिजन। फिर हम बोलेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब जो सिचुएशन आएगी इसके बारे में अभी अपन फर्दर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि
जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे हो रहा है, इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। ठीक है, स्पोर का फॉर्मेशन होएगा। फिर हम बात करेंगे बाइनरी फिजन क्या है। बाइनरी फिजन क्या है, मोस्ट कॉमन मेथड है, जैसा कि आई टोल्ड यू। फर्स्टली डीएनए रेप्लिकेशन। आपको पता है यहां पर जब हमने बैक्टीरियल स्ट्रक्चर की बात करी थी तो मैंने क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि जो सेप्टल मीजोजोम है बच्चों, सेप्टल मीजोजोम है वो सेप्टा का फॉर्मेशन करता है और सेप्टा का फॉर्मेशन करके वो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है और सेल को रेप्लिकेट करने में भी हेल्प करता है। याद आ रही है वो चीज, सेल को रेप्लिकेट करने में भी हेल्प करता है। तो यहां से क्या बनेगा, सेप्टा बनेगा और क्या होगा, सेल डिवाइड हो जाएगी। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेट हुआ। ठीक है, फर्स्टली डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Under favorable condition, bacterial cell form two cells due to the transverse septum. Now clear? Every daughter cell grows into a new bacterium. एक प्रति सेल क्या बनाएगी, एक नया बैक्टीरिया बना लेगी। Under favorable conditions, the cells of bacteria divides after every 18 to 20 minutes. अब आ जाओ बच्चों, आपके लिए है क्वेश्चंस। ठीक है, यदि अपन बाइनरी फिजन, जो क्वेश्चन है समझने की कोशिश करना बेटा, बाइनरी फिजन की हम बात करें तो आपको पता है कि मान लीजिए कि एक बैक्टीरिया है, ये 20 मिनट लेगा 2 डॉटर सेल बनाने में, बना ली, यानी कि क्या हो गई, फर्स्ट जनरेशन हो गई। फिर हमने कहा आफ्टर 20 मिनट बाद ये क्या कर लेंगी, दुगनी बनाती है ना, ये सेकेंड जनरेशन है, इसने 4 सेल बना ली। फिर हम बोल रहे हैं इसके 20 मिनट बाद फिर ये क्या बना लेगा, 8 सेल बना लेगा, राइट, ये थर्ड जनरेशन होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कि आफ्टर 5 जनरेशन, आफ्टर 5 जनरेशन कितनी बैक्टीरियल सेल तुमको मिलेगी, कितनी बैक्टीरियल सेल तुम्हें मिलेगी। तो तुम क्या करोगे, एक फिर 20 मिनट फिर 20 मिनट फिर 20 मिनट ऐसे करोगे, है ना, 5 बार करोगे तो हम बोलेंगे 2 दूना 4, फिर 4 का 8, फिर 8 का 16, फिर 16 का 32, है ना, तो हम बोलेंगे 35। तो हमारा जो फॉर्मूला है बच्चों, इसको याद कर, इसको निकालने का, सॉल्व आउट करने का, वो है 2n। n का मतलब है नंबर ऑफ जनरेशन, नंबर ऑफ जनरेशन। तो आप क्या कर सकते हो, मैंने कितना पूछा है, 5 जनरेशन के बाद कितनी सेल आएंगी, तो आप कर दो 2n इक्वल्स टू 5। तो यहां आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। करेक्ट आंसर 32, करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। क्वेश्चन आते हैं, अब मेरी बात सुनो, एक और क्वेश्चन है आपके लिए। यदि इस क्वेश्चन का रिप्लाई जिसने भी कर दिया वो समझ लो उसको बाइनरी फिजन के क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने आ गए। हम बोल रहे हैं कि इनिशियली जो हमारे पास बैक्टीरियल सेल्स हैं, बैक्टीरियल सेल्स हैं वो हैं 50 इंटू 10⁶, राइट। और बाइनरी फिजन जो है, बाइनरी फिजन takes place, takes time, takes time 1 minute। यदि बाइनरी फिजन करने में 1 मिनट लगाता है और पहले इनिशियल सेल है अपने 15 × 10⁶, तो क्वेश्चन है मेरा बच्चों कि आफ्टर 5 मिनट के बाद,
आफ्टर 5 मिनट के बाद कितनी बैक्टीरियल सेल तुम्हें मिलेगी? बैक्टीरियल सेल तुम्हें मिलेगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आपको पता है कि जब आप रिप्रोड्यूस करवाते हो तो 20 मिनट्स में करते हैं। हमने कैसे निकाला था? 2 की पावर n। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन निकलेगा वो कैसे निकलेगा बच्चों? सुनो मेरी बात। आपको टोटल टाइम कितना दिया गया है? 5 मिनट। 5 मिनट बाद ही पूछा है तो मैं लिख दूं टोटल गिवन टाइम। और बाइनरी फिजन कितने टाइम में हो रहा है? बाइनरी फिजन टेक्स टाइम। तो आप बोलोगे 5 और 1 यानी कि 5। तो अपने पास ये जो n की वैल्यू है वो आ गई 5। n की वैल्यू 5 आ गई। तो आप लिख दो यहां पर 5 यानी कि दैट मीन्स हमारे पास वही 32 आ जाएगा। 32। लेकिन हमारे पास तो ये पूछा है कि इनिशियल सेल हमारी ये थी, 5 मिनट बाद कितनी आएगी? तो 32 तो हम नहीं बोलेंगे। हम क्या करेंगे, इस 32 को 50 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इजी हो गया। क्या करोगे? पूछा है तुम्हें 10 मिनट बाद, अब ये क्वेश्चन घुमा सकते हो तुम। 10 मिनट्स बाद कितनी बैक्टीरियल सेल आएगी? तो यहां पर लिख दोगे 10। कितना मिनट ले रहा है? मान लो 2 मिनट ले रहा है तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। n नंबर लिख देना और उससे मल्टीप्लाई कर देना जितनी इनिशियल सेल्स थी। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब यहां पर हमारे पास आया बाय एंडोस्पोर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 2 तरह से हो रहा है। बाइनरी फिजन हमने देख लिया। अब हम देखेंगे एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या है। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होगी इस बैक्टीरिया में, न्यूट्रिशन डिप्लीशन हो रहा है, तो वो एंडोस्पोर कर लेंगे सर्वाइविंग के लिए। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस एंडोस्पोर फॉर्मेशन अकर्स। ओनली सिंगल एंडोस्पोर इज फॉर्म्ड इन अ बैक्टीरियल सेल। एक सिंगल एंडोस्पोर क्या करेगा? एक बैक्टीरियल सेल बनाएगा। एंडोस्पोर हैव मैक्सिमम रेजिस्टेंट पावर। जो एंडोस्पोर है बच्चों वो कैसी कंडीशन में आ रहे हैं? अनफेवरेबल कंडीशन है। बैक्टीरिया के फेवर में वो कंडीशन नहीं है। पहली बात, एंडोस्पोर बन गया तो एंडोस्पोर में भी तो रेजिस्टेंस पावर होनी चाहिए, तभी तो वो जीवित रहेगा। तो हम यही कह रहे हैं कि एंडोस्पोर में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट पावर है। क्यों? क्योंकि जो एंडोस्पोर है उनकी जो सेल वॉल है बच्चों, उसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम डिपिकोलिनेट, राइट? कैल्शियम डिपिकोलिनेट होता है, जिसकी वजह से एंडोस्पोर मैक्सिमम रेजिस्टेंट पावर शो करता है। क्वेश्चन आ सकता है यहां से। क्या बोला मैंने? एक बार लास्ट बार रिपीट कर रही हूं। कैल्शियम डिपिकोलिनेट के कारण सेल वॉल के अंदर एंडोस्पोर की होने की वजह से क्या करता है? वो करता है रेजिस्टेंट पावर शो। डन। अ हाईली रेजिस्टेंट हाई टेम्परेचर रेडिएशन एंटीबायोटिक्स एंड केमिकल स्ट्रक्चर। अब एंडोस्पोर पे तुम टेम्परेचर हाई कर दो तो भी उसने कोई असर नहीं होना, रेडिएशन दे दो तो भी कोई असर नहीं होना, एंटीबायोटिक्स दे दो तो भी कोई नहीं असर होना, और केमिकल्स दे दो तो भी कोई असर नहीं होना। इज दैट क्लियर? अब है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सुनो मेरी बात। हमने कहा था कि यू बैक्टीरिया जो है उसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम भी ट्रू नहीं है, उसके बाद भी ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे शो कर रहा है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे शो कर रहा है? आपको याद हो तो हमने पढ़ा था एक चीज, प्लाज्मिड यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। ये भी किसमें हेल्प करता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में। इसके अलावा हमारे पास 3 मेथड्स हैं बच्चों, 3 मेथड्स हैं जिससे अपन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करा सकते हैं। पहला है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है ट्रांसडक्शन, तीसरा है कॉन्जुगेशन और लास्ट वन है प्लाज्मिड। राइट? ये 4 हमारे पास मैकेनिज्म है जिसके द्वारा हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में करा सकते हैं।
क्या हुआ ट्रांसफॉर्मेशन में? ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले तो बच्चों ग्रिफिथ में, जो ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने दिया। दूसरी बात, इन्होंने क्या बोला, जो स्ट्रेप्टोकोकस है या निमोनोकोकस है, ठीक है, वो क्या है, उसका स्ट्रेन निकाला इन्होंने। स्ट्रेन निकालकर इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन करवाया, राइट? ये उनका एक्सपेरिमेंट था, हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में इतना कुछ नहीं दे रखा। In this method, one type of bacterium transformed another type of receiving genes directly from its environment. तो सीधी सिंपल बात क्या हुई, यदि हमने जीन्स को रिसीव किया है वन सेल से अनदर सेल में या अदर सेल में, कैसे? इन्वायरमेंट से डायरेक्टली हमने जीन को रिसीव किया है एक सेल से दूसरी सेल में, इन्वायरमेंट से डायरेक्टली, तो ये मेथड कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि यहां पर कोई भी तुमने कोई माध्यम नहीं लिया, मीडियम नहीं लिया, डायरेक्टली इन्वायरमेंट से जीन का ट्रांसफर हो गया एक सेल से दूसरी सेल में। ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। किसने दिया है? ग्रिफिथ ने दिया है। बात खत्म, इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना। ये देख लो, डायग्राम देख लो बस, ठीक है? ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन में बच्चों क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले तो लीडरबर्ग ने दिया है, राइट? अब ट्रांसडक्शन में भी जीन रिसीव ही हो रहा है वन सेल से अदर सेल में, लेकिन यहां पर एक माध्यम है बच्चों, और ये वो माध्यम क्या है? बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज क्या होता है? अ वायरस किल्स बैक्टीरिया। एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को किल कर दे, वो क्या है? बैक्टीरियोफाज, यानी बैक्टीरिया का भक्षण करने वाला। कौन है भक्षण करने वाला? वायरस। तो बैक्टीरियोफाज के द्वारा अपन एक जीन को दूसरी सेल में क्या करवा रहे? रिसीव करवा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांसडक्शन। किसने दिया है? लीडरबर्ग ने। अब आ जाओ कॉन्जुगेशन पे। कॉन्जुगेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। F- F पॉजिटिव सेल, याद आ रहा है? कॉन्जुगेशनल ट्यूब, राइट? फिर यहां पर लीडर और टैटम ने दिया। ई कॉलाई में किया कॉन्जुगेशन में, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूं। यहां पर F पॉजिटिव, F नेगेटिव, डोनर सेल, रेसिपिएंट सेल, राइट? यहां पर इसने कॉन्जुगेशनल ट्यूब बनाई विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिलाई, रिमेंबर? फिर ट्रांसफर हो गया जेनेटिक मटेरियल, ये F पॉजिटिव थी, अब ये भी F पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास ट्रांसजेनिक मटेरियल आ चुका है। ये क्या है? कॉन्जुगेशन है। डिजीज बाय बैक्टीरिया, डिजीज बाय बैक्टीरिया हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। सिट्रस कैंकर ज़ैंथोमोनास सिट्राई ने दिया, ठीक है? ज़ैंथोमोनास सिट्री की वजह से क्या हुआ है? सिट्रस कैंकर। ये आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। क्राउन गाल इन मैनी प्लांट्स, ये हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेशियन से। फिर बैक्टीरियल लिव ब्लाइट टू राइस, राइस के अंदर हो रहा है ये, तो ज़ैंथोमोनास ओरिज़ाई। इज दैट क्लियर? ये तीनों हमें याद रखनी है, ये तीनों हमें याद रखनी है। तो आज हमने क्या देखा कि बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है और साथ के साथ रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, और क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए, राइट? आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अपन अगले टॉपिक में, जब तक थैंक यू।